नमस्कार, जय हिंद। आप सभी डीजीएमएस की एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स का स्कूल ऑफ माइनिंग में बहुत-बहुत स्वागत है। आज से हम स्कूल ऑफ माइनिंग का ये पहला वीडियो है जिसमें हम विनिंग एंड वर्किंग पेपर्स जो फर्स्ट क्लास की एग्ज़ाम के लिए लिया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली पिछले 3 साल से जो विनिंग वर्किंग का पेपर है, उसका जो पासिंग परसेंटेज रेशियो है, वो 5% से भी कम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि डीजीएमएस का जो थिंकिंग है वो अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। उनको पता है कि लोगों को माइनिंग जो है वो तो समझ में आता है, बट माइनिंग के साथ साथ जियोलॉजी भी एज अ माइनिंग इंजीनियर आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए भी आपके पास प्रॉपरली उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और इसी को फॉलो डीजीएमएस कर रहा है। और पिछले 3 साल से कंटिन्यूस वो जियोलॉजी के जो प्रश्न हैं वो विनिंग वर्किंग के पेपर में फर्स्ट क्लास के लिए जो एग्ज़ाम होती है विनिंग एंड वर्किंग का, उसका जो पेपर रहता है उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बार बार। अराउंड मेरे ख्याल से कि जो इसका वेटेज का सिलेबस है जियोलॉजी पोर्शन का पिछले 3 साल से वो 85% से भी ज़्यादा है। और 85% प्रश्न अगर जियोलॉजी से पूछेंगे तो एज ए माइनिंग स्टूडेंट आपको लगता है कि आपके साथ थोड़ा सा गलत हुआ है। बट ये मामले में सही भी है कि आप एज ए हम रॉक के साथ डील करते हैं तो वो रॉक को समझने के लिए जियोलॉजी आपको बेसिकली समझना चाहिए। बट पिछले 2 साल से तो वो जियोलॉजी में भी बहुत डीप में क्वेश्चन कर रहे हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन डिप्लोमा होल्डर से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। तो अभी हम इसमें कर क्या सकते हैं? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट क्लास पिछली बार और 2 साल में नहीं हो पाए, जो 2 पेपर स्कीम वाले थे, कि ये जो पेपर है ये पेपर में पूछा जियोलॉजी ज़्यादा पूछा गया, उनका लेजिस्लेशन का पेपर तो निकल गया, बट जियोलॉजी का पेपर नहीं निकल पाया। बेसिकली जो जियोलॉजिस्ट रहते हैं वो भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे वो फेल हो गए इस एग्ज़ाम में। इतना डीप में जो जियोलॉजी पूछा जा रहा है तो उसका आखिर सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? तो ये सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए पहली मेरी लेक्चर सीरीज रहेगी जिसमें मैं जियोलॉजी के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर करूँगा, और इसमें कंप्लीटली डीप में जियोलॉजी आपको समझाऊंगा, और ऐसे भी लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आप समझ भी जाओगे, इसमें आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ओके। और जो जियोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, मैं आई एम श्योर हूँ, मैं 100% श्योर हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगा उसी में से आपके क्वेश्चन भी निकल जाएंगे, बन भी जाएंगे, आप आराम से फर्स्ट क्लास की एग्ज़ाम पास कर पाओगे। ओके। ये लेक्चर वन है जिसका अपन देखेंगे कि जियोलॉजी सेक्शन जो अपनी लेक्चर सीरीज रहेगी, वो लेक्चर सीरीज में हमको क्या क्या प्रिपरेशन करना है, कौन से हम टॉपिक ऐसे देखने वाले हैं कि जो इतना मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि ये लेक्चर सीरीज से आपका विनिंग एंड वर्किंग के पेपर जो है वो आराम से निकल जाएगा। आपको कोई टेस्ट सीरीज के पीछे नहीं भागना। ओके। आपको जब तक कॉन्सेप्ट ही पता नहीं, आप टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन को आप रट्टा मारोगे, और आप रट्टा माइनिंग के क्वेश्चन को मार दोगे। जियोलॉजी में तो टर्म्स वो चेंज कर देगा, डीप की जगह स्ट्राइक कर देगा, डीप एंगल 360 की जगह 90 कर देगा, तो आप स्ट्राइक एंगल नहीं निकाल पाओगे। बेसिकली दैट इज़ नथिंग बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको किसी भी टेस्ट सीरीज की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागो। टेस्ट सीरीज भी मैं इसमें ट्राई करूँगा कि टेस्ट सीरीज भी आपको मतलब यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर पाऊँ, बट उसके लिए समय होना चाहिए। अगर समय परमिट करेगा तो टेस्ट सीरीज भी हम डेफिनेटली इसके बारे में सोचेंगे, बट पहले कॉन्सेप्ट समझो। जियोलॉजी के कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, देखो, एक तो मेरे से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है। तो मेरे से जुड़ने के लिए यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, वो लिंक के थ्रू आप मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी मेरे अपडेट्स रहेंगे ये स्कूल ऑफ माइनिंग रिलेटेड, तो ये स्कूल ऑफ माइनिंग की एक यूट्यूब चैनल भी बन गई है, तो इसमें जो भी अपडेट हमारा रहेगा वो आएगा और आप सीधे हमसे इंटरेक्ट कर पाओगे। ओके। तो जियोलॉजी की लेक्चर सीरीज में हम क्या क्या देखने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। बेसिकली हमारा मोटिव ये है स्कूल ऑफ माइनिंग का कि माइनिंग का जो कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ से एक ही जगह से मिल जाए, आपको कहीं और किसी भी चीज़ के लिए जाना नहीं पड़े। और जो हमने हमारी एस्पिरेंट लाइफ में देखा है कि भाई स्टूडेंट्स को क्या क्या दिक्कतें होती है, वो दिक्कतों को एड्रेस करना हम चाह रहे हैं, और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको सिंप्लीफाई कराने की जो कोशिश कर रहे हैं। कोई फर्स्ट क्लास की एग्ज़ाम क्रैक करना में जो आपको बेनिफिशियल डेफिनेटली रहेगा, ये मुझे लग रहा है। आप मेन तो ये वीडियो जितना भी है वो वीडियो को शेयर करना है, और नीचे दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप को खास तो ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलो अपन चालू करते हैं कि भाई अपन इसमें आखिर में देखने क्या वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि भाई एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, ये जितने भी वीडियो लूँगा ना वो मैं
यहाँ पे लिख के बताऊँगा आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ जियोलॉजी, जिसमें अपन थोड़ा सा उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि जियोलॉजी सही में होता क्या है। इंट्रोडक्शन देखने के बाद इसके ब्रांचेस देखेंगे, ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। अब ब्रांचेस के ऊपर पिछली एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो ब्रांचेस देखनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम स्कोप देखेंगे कि भाई जियोलॉजी का आखिर में स्कोप क्या है। ठीक है, ये हो गया बेसिक जियोलॉजिकली बात। अभी देखो, अभी जियोलॉजी हमको समझ में क्यों नहीं आता है, क्योंकि हम रॉक को डायरेक्टली समझना चाह रहे हैं। भाई रॉक को समझने से पहले ये रॉक की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, रॉक के फॉर्मेशन से भी आगे बात करूँ कि भाई जो ज़मीन है हमको दिख रही है, जो हमको ये क्रस्ट हमारा जो है वो दिख रहा है, उसके नीचे में एस्थेनोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, अलग अलग डिसकंटिन्यूटीज़ है, और हमारी जो मतलब हमारी जो पृथ्वी है उसको अलग अलग पोर्शन में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये समझना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा मैं बताऊँ कि आप तो पहले ये समझो ना कि पृथ्वी आई कहाँ से, पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। आपको पृथ्वी की उत्पत्ति समझ में आएगी, अपन आगे से पीछे नहीं जाएंगे, जब पीछे से आगे आते जाओगे वैसे ही तो आपको समझ में आएगा। आप सीधा रॉक समझोगे तो नहीं आएगा, पहले आप पृथ्वी की उत्पत्ति समझो, उसमें कैसा कैसे क्लाइमेट में जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, ये समझने की कोशिश करो। ठीक है, जिसमें अपन गोंडवाना लैंड के बारे में समझेंगे, लोरेशिया के बारे में समझेंगे, क्योंकि जो पृथ्वी हमारी आज हमें दिख रही है वो पृथ्वी उस टाइम में ऐसी नहीं थी। इसमें सपोज ये मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ दो भागों में बटी थी, एक भाग में ओशन था और एक भाग में लैंड मास था। ठीक है, ये लैंड मास धीरे धीरे अलग रीजन्स की वजह से ब्रेक हुआ, और वो ब्रेक होने के बाद जो आज की हमें ये जो आज की हमें जो अर्थ दिख रहा है वो ऐसे कंटिनेंट्स में डिवाइड हुआ, और फिर कंट्रीज़ में डेफिनेटली हिस्ट्री के थ्रू वो डिवाइड हुआ। तो अपन वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरा ये कहने का है कि आप आगे से पीछे मत जाओ, पीछे से आगे आओ तो आपको डेफिनेटली जियोलॉजी इजी लगेगी। तो यहाँ पे स्कोप समझने के बाद हम वो समझेंगे कि भाई पृथ्वी की ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, उसमें अलग अलग जो भी हाइपोथेसिस है, जैसे कि नेबुलर हाइपोथेसिस है, प्लेनेटिसिमल हाइपोथेसिस है, फिर गैसियस टाइडल हाइपोथेसिस है, फिर उसमें कुछ रेसेंट थियरीज भी है। ये वो रेसेंट थियरीज क्या है, तो इतने सारे हाइपोथेसिस में किसको माना जा रहा है, किसको कितना परसेंट मान रहे हैं। क्योंकि देखो, एक एक्चुअली ये सब क्या है कि ये हम अभी स्टडी कर रहे हैं, बट पृथ्वी तो बहुत मिलियन ईयर्स पहले बन चुकी है ना। तो उसको अपन अलग अलग हाइपोथेसिस के माध्यम से अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या दिए हुआ है, उसमें जो भी याद रखने वाली चीज़ रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा। और कौन सा सबसे ज़्यादा स्वीकृति मिलने वाली जो थियरीज है उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। अब तो चलो ओरिजिन पढ़ लिया, भाई पृथ्वी की सही में एज क्या है, पृथ्वी की एज क्या है, ये भी तो अपने को जानना पड़ेगा ना कि भाई कितने साल पहले हुई थी जो आज के इतने रॉक फॉर्मेशन अपने को ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। आज कोयला मिल रहा है तो कोयले को इतना साल में मिल रहा है ना, इतने साल बाद हमको कोयला मिल रहा है, तो कोयले से पहले भी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी थी, तो वो समझने के लिए अपने को अलग अलग उसकी एज समझनी पड़ेगी। एज समझने के लिए उसके अलग अलग जो थियरीज है, जैसे मैं बताऊँ कि सपोज उसका जो सेडिमेंटेशन है, अपन ने सेडिमेंटेशन और वेदरिंग की अपन जैसे बात करते हैं, तो सेडिमेंटेशन का रेट क्या है, उस हिसाब से अर्थ की एज कितनी डिसाइड हुई है। फिर अभी अपने को ओशन दिखता है, तो ओशन में कितनी सैलिनिटी है, क्षार कितना है उसमें, तो वो क्षार का बनने का, जो पहले क्षार नहीं था, पहले जो ओशन था वो स्वीट वाटर था, बट धीरे धीरे वो क्षार में कन्वर्ट हो गया। तो सैलिनिटी अभी की सैलिनिटी कितनी है, और वो सैलिनिटी का कितना टाइम में कितनी सैलिनिटी हो रही है, उस हिसाब से पृथ्वी की एज कितनी होगी वो अपन देखने की कोशिश करेंगे। फिर जैसे कूलिंग का रेट रहेगा, तो कूलिंग धीरे धीरे होता है, तो धीरे धीरे कूलिंग होके कितना रेट हो रहा है। कूलिंग में मैग्मा की बात हो रही है। बेसिकली ये जो आज का आपको अर्थ दिख रहा है वो बेसिकली इट्स अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो वो रेट ऑफ कूलिंग के माध्यम से अपन देखेंगे। फिर रेट ऑफ, ये तो हो गया चलो हाइपोथेसिस के बारे में। फिर उसमें भी कुछ साइंटिफिकली प्रूवन एज डिसाइड करने के लिए कुछ ये बनाई हुई है वैज्ञानिकों ने, तो वो देखेंगे, जिसमें कुछ एलिमेंट है, जैसे कि यूरेनियम U34 है। तो U34 को अपन सपोज 1 आउंस है आपके पास, एक
ये जस्ट रफ में लिखता हूँ, 1 आउंस आपके पास यूरेनियम है, तो यूरेनियम को 1 आउंस में 1 आउंस से हाफ आउंस होने में कितना टाइम मिलियन ईयर लग रहा है, कितना मिलियन ईयर लग रहा है, तो उसके ऊपर बेस पे अपन ने कैलकुलेट करेंगे कि पृथ्वी की एज कितनी हो रही है। ऐसे भी कार्बन, ऐसी एक प्रोसीजर है जैसे कार्बन डेटिंग है, जिसमें कार्बन C14, ठीक है, कार्बन C14 के एनालिसिस करेंगे, कार्बन C14 के हिसाब से, जिसको अपन रेडियो कार्बन डेटिंग बोलते हैं, तो उसके हिसाब से पृथ्वी की एज कितनी हो सकती है। तो ये अपन जानने का कोशिश करेंगे इन डेप्थ में। तो यहाँ पे एज के बारे में अपन समझेंगे। एज के बारे में समझने के बाद धीरे से अपन आएंगे आइसोस्टेसी के बाद। आइसोस्टेसी के बारे में समझे में, अभी आइसोस्टेसी क्या है, आइसोस्टेसी क्या है। आज आप बड़े बड़े सिटी में जाओगे, जैसे मुंबई है, उससे भी आप आगे जाओगे, जैसे फॉरेन में जाओगे तो दुबई वगैरह जैसे सिटी है, तो वहाँ पे कितनी ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई है। तो इतनी बिल्डिंगें इतने सालों तक सस्टेन करने का रीज़न क्या है, उसमें बेसिकली साइंटिफिक ऐसी क्या कौन सी मेथड रहेगी कि ये बिल्डिंग अभी भी खड़ी है और वो गिर नहीं जा रही है। उसकी नींव कितनी मजबूत है, वो नींव में कैसा मटेरियल यूज़ हुआ होगा, नींव कितनी गहरी होगी, तो उसी को आइसोस्टेसी के फॉर्म में अपन समझेंगे। तो जैसे पहाड़ है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो पहाड़ से धीरे धीरे स्लाइड क्यों नहीं हो जा रहे हैं, ठीक है। वो जैसे बोला ना, क्रस्ट के अंदर भी मैग्मा है, मोल्टन लेयर है, तो वो जो पहाड़ों की नींव है वो कितनी अंदर तक रहती है, उसमें कौन सा मटेरियल रहता होगा जो पहाड़ वैसे ऊंचे रहते होंगे, और ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो वहाँ पे रिएक्ट क्यों नहीं करता है, तो उसको आइसोस्टेसी के बारे में जानेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें समझने की हैं जो आइसोस्टेसी में लगेंगे, और आइसोस्टेसी के अलग अलग हाइपोथेसिस अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए हुए हैं, तो वो भी अपन इसके अंदर समझेंगे, ठीक है। तो ये तो आइसोस्टेसी समझ लिया। फिर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है प्लेट टेक्टोनिक, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये पूछ रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक। तो अभी प्लेट टेक्टोनिक क्या है, देखियो, पृथ्वी अपनी जो अर्थ है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड है, कौन सी कितनी प्लेट है वो सब अपन मैप के जरिए में समझेंगे, ठीक है। वो प्लेट जो है वो कंटिन्यूस मूव करती रहती है, कंटिन्यूस टकराती है एक दूसरे से, जिसके वॉल्केनो निकलता है, जिससे मैग्ना अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक से मैग्ना वो अर्थक्वेक भी जनरेट होता है। तो अर्थ प्लेट टेक्टोनिक समझेंगे तो उसमें अलग अलग वो बाउंड्री रहती है, कुछ प्लेट ऐसे रहती है जो एक दूसरे के दूर जाती है, जहाँ पे नया क्रस्ट क्रिएट होता है, कुछ बाउंड्री ऐसी रहती है जो कन्वर्जन बाउंड्री रहती है। सो डाइवर्जन कन्वर्जन बाउंड्री, उसके अंदर फ्लोर स्प्रेडिंग वगैरह जो अपन थियरीज है वो सब देखेंगे, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक के बारे में रहेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है प्लेट टेक्टोनिक, तो उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद अगर आगे बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक हो गया, फिर इसमें इसमें भी अपन अर्थक्वेक भी समझ लेंगे साथ साथ में, क्योंकि देखो इट्स अ पार्ट ऑफ अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक समझेंगे। अर्थक्वेक में क्या रहेगा, तो अर्थक्वेक की अलग अलग वेव्स रहेगी, कौन सी वेव्स जल्दी पहुंचती है, उसको कैसे याद रखा जा सकता है, किसने इजी तरीके से आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है। क्यों ये वेव ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, ये वेव क्यों जल्दी पहुंच जाती है, ये वेव कैसे ट्रैवल करती है, कौन सा सरफेस वेव्स कौन सी रहती है, ये सब अपन जो अलग अलग वेव्स है वो वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलग अलग अर्थक्वेक के जैसे वो है, जैसे अर्थक्वेक कहाँ से उत्पन्न होता है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एपी सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये सब अपन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसमें अर्थक्वेक में साथ साथ में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा चैप्टर आएगा जिसको अपन फिजिकल जियोलॉजी बोलते हैं। चलो आपने सब कुछ समझ लिया, ठीक है। अब फिजिकल जियोलॉजी पे तो समझनी पड़ेगी, फिजिकल जियोलॉजी, ठीक है। अब फिजिकल जियोलॉजी में क्या रहेगा, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा सबसे पहले वेदरिंग, बराबर। वेदरिंग समझना पड़ेगा, वेदरिंग क्या है, कितने टाइप के वेदरिंग रहते हैं, जिसमें फिजिकल वेदरिंग रहता है, केमिकल वेदरिंग रहता है, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग में जैसे फ्रॉस्ट वेजिंग रहता है, हीटिंग एंड कूलिंग रहता है, ऑर्गेनिज्म रहते हैं। फिर ऐसे ही केमिकल वेजिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, तो वाटर प्ले करता है, ठीक है। उसमें भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू कैसे केमिकल वेदरिंग हो सकती है, उसके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि ये वेदरिंग होने से ऐसे ऐसे रॉक्स में ये चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे। फिर
वेदरिंग का रेट कितना रहता है, फिर इसमें वेदरिंग होने के बाद सॉइल बनती है, तो सॉइल के टाइप देखेंगे, सॉइल सॉइल के बारे में अपन समझेंगे। ठीक है, सॉइल समझ लेंगे तो ये देखेंगे कि कौन सा सॉइल के कितने प्रकार रहते हैं, कितने साइज़ रहती है। वो क्वेश्चन भी अभी ये पिछले 2 बार मैं लोगों से बात की और जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से वो क्वेश्चन भी यहाँ पे आया हुआ है, तो सॉइल के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, वेदरिंग हो गया, फिर इरोजन होता है ना, रॉक का इरोजन होता है, तो इरोजन अलग अलग माध्यम से हो सकता है। ठीक है, तो इरोजन समझने की कोशिश करेंगे, उसको देखने की कोशिश करेंगे कि इरोजन में क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इसमें इरोजन में अलग अलग फैक्टर, विंड के थ्रू अलग इरोजन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन, जो टूटा हुआ जो रॉक्स रहता है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे। फिर डिपोजिशन के बारे में देखेंगे। डिपोजिशन थोड़ा सा लंबा चैप्टर रहेगा, लंबा सा टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर क्या रहेगा कि भाई विंड के थ्रू डिपोजिशन होता है तो कैसे डिपोजिशन होता है। ठीक है, फिर ग्लेशियल डिपोजिशन कैसे होता है, स्ट्रीम्स और रिवर के थ्रू जो डिपोजिशंस रहते हैं वो कैसे रहते हैं, स्ट्रीम के स्ट्रक्चर कैसे रह सकते हैं, उसका एंगल कैसे बनता है, जो वो रह गया। फिर ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ ड्रेनेज सिस्टम भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, तो ड्रेनेज सिस्टम भी अपन कवर करेंगे। ठीक है, बट ये सब जानने के लिए आपको क्या है कि ये वीडियो को जितना हो सकता है उतना सब शेयर करना है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ जुड़ जाना है। ओके, ग्लेशियर जो रहते हैं वो ग्लेशियर के थ्रू भी क्या होता है, डिपोजिशंस हो सकता है, जो रॉक की मूवमेंट है वो उसके साथ भी उसके ग्लेशियर से भी होती है। ठीक है, तो ग्लेशियल डिपॉजिट्स क्या होती है, उसके कितने फॉर्म्स रहते हैं वो बाद में देखेंगे अपन। जो कोस्टल एरियाज रहते हैं, तो कोस्टल एरिया में आपने देखा होगा कि भाई जो वेव्स रहती है वो रॉक से टकराती है। ठीक है, वो भी एक टाइप का जो है ना इरोजन ही है, तो इरोजन किस टाइप का रहता है। फिर जैसे जहाँ पे फ्लैट बीच रहेगा तो फ्लैट बीच में जैसे सैंड आ जाती है, ये आ जाता है, सैंड की पाली बन जाती है। सो ये सब कैसे होता है और इसका क्या लॉजिक रहता है, वो सब बारे में अपन इसमें बात करेंगे। फिर आगे जाएंगे, ड्रेनेज सीख लिया तो ड्रेनेज के साथ साथ फिर ग्राउंड वाटर समझ लेंगे। फिर ग्राउंड वाटर क्या रहता है, कहाँ पे जो हेड रहता है वो जीरो कहाँ पे रहता है, वो जीरो के ऊपर वाले जोन को क्या बोलेंगे, नीचे वाले जोन को क्या बोलेंगे, वो जोन जहाँ पे एक्यूफर्स कैसे डेवलप होता है, एक्यूफर्स को कैसे पहचानते हैं, अलग अलग टाइप के एक्यूफर्स कैसे रह सकते हैं, ये भी साथ साथ में देख लेंगे। ठीक है, विडोज जोन क्या होता है, शैडो जोन क्या होता है। यहाँ पे एक टॉपिक और रह गया है, यहाँ पे अर्थक्वेक समझेंगे तो अर्थक्वेक के साथ साथ अपन वॉल्केनो भी समझेंगे। वॉल्केनो के अलग अलग टाइप रहते हैं, स्ट्रेटो वॉल्केनो, ये वॉल्केनो एक्टिव नॉन एक्टिव कौन सा है, फैक्चुअल भी देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल भी देखेंगे। मैग्मा कैसे बाहर आता है, मैग्मा चैम्बर क्या होता है, सील्स क्या होता है, बराबर, ये सब जो टर्मिनोलॉजीज है उसको अपन समझेंगे, तो वॉल्केनो यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल जो जियोलॉजी का पार्ट है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल में क्या क्या जियोलॉजी आपको पढ़नी है और उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ है बेसिकली ये देखना है। ठीक है, फिर आगे में जाएंगे तो मिनरल्स के बारे में देखेंगे। देखो अभी एक मिनट लिख लेते हैं पहले, मिनरल्स। ठीक है, अभी मिनरल्स में देखें कि तो भाई बोला जाता है कि 2000 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अभी आप अपने घर में कुछ सामान रखोगे तो सामान तो ज़रूरी नहीं है कि एक जगह रख दोगे। एक कपबोर्ड है तो उसमें आप बर्तन भी घुसा दो, ये भी घुसा दो, जब चीज़ें ढूंढनी होगी तो मिलेगी ही नहीं। आप उसको क्या करते हो घर पे, तो घर पे बेसिकली उसको ऑर्गेनाइज करते हो कि भाई कपड़े ऊपर में रहेंगे, वो एकदम हल्के कपड़े रखेंगे, जो सूट वगैरह महंगे कपड़े होंगे उसको हैंगर से लटका देंगे, नीचे में कुछ भारी चीज़ें होगी उसको रख देंगे, मेकअप का बॉक्स रहेगा उसमें मेकअप डब्बा रख देंगे, और जो भी होगी उसमें घर में आप जैसे ऑर्गेनाइज करते हो, तो ऐसे ही जियोलॉजिस्ट ने क्या किया हुआ है, जितने भी ये 2000 मिनरल्स है, क्योंकि एक साथ इतने मिनरल्स है तो हो सकता है किसी का कलर सेम है, किसी का साइज सेम है, किसी का स्ट्रक्चर सेम है, किसी का कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें सेम रहेगी, तो उसको भी अलग अलग माध्यम के थ्रू कैसे उसको पहचाना जा सकता है, तो उसको जियोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो उसको भी अपन समझेंगे, जिसमें अपन पहले देखेंगे उसकी मिनरल्स रहेगी ना तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है,
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले अपन देखेंगे कि कलर के बेस के ऊपर कैसे भी जो है वो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं मिनरल को। ठीक है, फिर स्ट्रैक के जरिए, ये क्वेश्चन स्ट्रैक का बार बार आता है। ठीक है, तो स्ट्रैक के जरिए अपन कैसे मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्ट्रैक क्या है, बेसिकली स्ट्रैक इज नथिंग, जो आपका मिनरल आपका फिजिकल फॉर्म में जो दिख रहा है उसको आप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वो पाउडर का कलर कैसा है उसको अपन स्ट्रैक बोलते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, सपोज आपको पूछ ले कि भाई एक एग्जाम्पल लेते हैं स्ट्रैक का, कि भाई हेमेराइट का स्ट्रैक क्या है। ठीक है, आपको लगता है कि भाई इसमें तो आयरन का ये और है, Fe2O3 का है, तो ये तो मेरे को लगता है लोहा जो है वो रेड कलर का होता है, तो स्ट्रैक भी उसका रेड कलर का होगा। तो आप उसको जज करने की कोशिश करते हो, बट वो जो उसकी ये जो हेमेटाइट है वो हेमेटाइट आपको दिखता कैसा है, तो हेमेटाइट आपको ब्लैक दिखता है। इसकी फिजिकल जो है, फिजिकली आप उसको देखोगे कलर, तो कलर उसका ब्लैक है, बट जब उसका स्ट्रैक आप निकालोगे तो वो स्ट्रैक रेड कलर का आता है। तो आप ऐसे ही अलग अलग जो है मिनरल्स के स्ट्रैक्स कौन कौन से रहते हैं तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ये स्ट्रैक हो गया। उसके बाद अपन लस्टर देखेंगे। लस्टर तो कुछ ऐसे मिनरल भी हो सकते हैं कि जिसका स्ट्रेक भी सेम है। चलो, पाउडर भी कुछ मिनरल का सेम आ गया, क्योंकि इतने सारे मिनरल को एनालाइज करना है तो और कोई प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए नहीं जिसके बेस पे अपन आइडेंटिफाई कर सके। तो लस्टर में जाएंगे, तो लस्टर में वो क्या करते हैं कि जो रिफ्लेक्टिव लाइट रहती है वो रिफ्लेक्टिव लाइट को वो मिनरल्स के ऊपर डालेंगे और उसके प्रतिबिंब उसका कैसा पड़ रहा है उसके ऊपर जो है वो उसको डिसाइड किया जाएगा। उसके में भी अलग अलग रहते हैं, मेटालिक लस्टर, सब मेटालिक, ये सब बहुत सारे टाइप रहते हैं, तो वो भी अपन देखेंगे। बहुत इजी है, कोई इतना हार्ड नहीं है। उसके बाद जैसे हार्डनेस के ऊपर भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, भाई ये सब भी सेम है तो हार्डनेस देख लो। ठीक है, हार्डनेस देखेंगे जिसमें मोस्केल, बराबर, मोस्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर बार में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है। तो इसको भी अपन देखेंगे हार्डनेस कैसे, इसको बेसिकली ये याद रखो कि ट्रिक के जरिए आप कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, ये अपन ट्रिक सीखेंगे, तो ट्रिक भी सीखेंगे। फिर ट्रिक के अंदर थोड़ा सा एडवांस में कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो आपने कहीं पढ़ी नहीं होगी ये हार्डनेस के बारे में। फिर उसका हैबिट देखेंगे, भाई वो मिनरल है तो मिनरल की हैबिट, आप जैसे कुछ मिनरल आपको दिखते हैं तो ऐसे सीट टाइप के ऐसे लेयर दिखते हैं, कुछ मिनरल आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे नोड्यूल्स में दिखते हैं, तो वो उसकी हैबिट हो गई। तो ये हैबिट को भी अपन यहाँ पे वीडियो लेक्चर सीरीज में देखेंगे। फिर क्लेवेज देखेंगे उसकी। ठीक है, सब चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर फ्रैक्चर देखेंगे। ठीक है, फिर इसका जो गंध रहती है वो भी एक पार्ट रहता है और उसका गंध देखेंगे। ठीक है, फिर बाद में उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखेंगे, एक कौन से मिनरल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो सकती है, क्या उसकी रेंज हो सकती है, वो देखेंगे। फिर ये तो होगी फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसे ही तो कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी है इसमें मिनरल्स की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बाद में देखेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में आइसोमॉर्फिज्म देखेंगे, पोली पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे। फिर मिनरल्स के अलग अलग ग्रुप्स है। ठीक है, कॉमन मिनरल जो रहेंगे वो कॉमन मिनरल को देखेंगे। कॉमन मिनरल में अलग अलग ग्रुप रहेंगे तो ग्रुप को भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। इसमें देखो, इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको मिलेंगे, तो सारे चीज़ें याद नहीं रखेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा ना उसी को अपन देखेंगे कि ये पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि सारे इतने सारे हैं कि आप उसको याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, चलो, फिर ये हो गया आपका कॉमन मिनरल वाला, जो मिनरल्स के ग्रुप है उसके टाइप्स वगैरह। फिर आगे देखेंगे तो उसके क्रिस्टलोग्राफी, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर हमारा रहेगा क्रिस्टलो ग्राफी। ठीक है, क्रिस्टलोग्राफी के बारे में देखेंगे। देखो, कोई भी मिनरल का यूनिट रहता है ना, कोई भी मिनरल रहता है वो जो आपको दिखता है वो दिखने में आप कुछ भी दिख सकता है, पर उसके आप बहुत ही इनर फॉर्मुलेशन स्मॉलेस्ट पार्ट को जब आप उसको आइडेंटिफाई करोगे,
कुछ ऐसे पार्ट जो आप सीधा माइक्रोस्कोप के देखोगे और कुछ ऐसे पार्ट जो आपको थोड़े से ऐसे दिखेंगे कि ये आप डायरेक्टली आइज से देख सकते हो। कुछ ऐसे रहते हैं क्रिस्टल्स कि जिसको आप आँख से नहीं देख सकते, तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो ये जो क्रिस्टल्स रहते हैं उसके सेल के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें फिर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या रहता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। एक्सियल रेशियो क्या होता है ये सब जानेंगे। फिर जो मिनरल की फॉर्म्स रहेगी, ये क्रिस्टल की ये फॉर्म्स अलग अलग रहती है, ठीक है, वो उसके बारे में देखेंगे। जिसमें जैसे क्लोज फॉर्म रहती है, ओपन फॉर्म्स रहती है, उसमें भी अलग अलग टाइप के होलोहेड्रल क्या होता है, हेमिहेड्रल क्या होता है, हेमीमॉर्फिक्स फॉर्म्स क्या होता है, ठीक है। ये पहले क्रिस्टलोग्राफी समझेंगे, फिर अपन रॉक में चलेंगे। क्योंकि देखो, आप डायरेक्टली रॉक में चले गए तो आप क्रिस्टलोग्राफी नहीं समझ पाओगे, आपको फॉर्म्स ही नहीं पता है, ठीक है। तो वो फॉर्म्स बेसिकली कौन से रॉक में रहती है वही पता नहीं है, तो आप फिर रॉक जान के क्या करोगे। सो पहले फॉर्म्स वगैरह देखेंगे। फिर इसमें जैसे अलग अलग सिस्टम रहती है क्यों, मतलब मैट्रिक्स की। जैसे इसमें एक मिनट, आइसोमेट्रिक सिस्टम रहती है, क्यूबिक सिस्टम रहती है। इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल रहेगा, बट जो डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा ना वो मैं आपको करवा दूंगा। थोड़ा सा ये टफ चैप्टर रहेगा, ठीक है, टफ चैप्टर रहेगा जो इजीली लोगों को समझ में नहीं आता है, बट इसको अपन जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना उसको अपन कवर करेंगे एक आध लेक्चर में। चलो, ये हो गया आपका क्रिस्टलोग्राफी। उसके बाद पांचवा चैप्टर हमारा क्या रहेगा, तो पांचवा चैप्टर रहेगा रॉक्स। रॉक्स के अंदर सबसे पहले देखेंगे इग्नियस रॉक। क्या देखेंगे, इग्नियस रॉक्स देखेंगे। इग्नियस रॉक्स के अंदर उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा हो सकता है, कैसे इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन क्या हो सकता है, उसके फॉर्मेशन को जानेंगे कि भाई इग्नियस रॉक किसे बोला जाएगा, कैसे फॉर्म होते हैं। उसमें अलग अलग टाइप के रहते हैं। कुछ इग्नियस रॉक जो आपको बाहर में दिख जाते हैं, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस है। यहाँ पे आपको कोई रॉक दिख गया ऐसा, तो वो एक्सट्रूसिव रॉक हो गया। कुछ ऐसे रॉक रहते हैं कि ऐसे इंट्रूसिव भी रहते हैं, अलग अलग टाइप से इंट्रूसिव रॉक रहेंगे। तो ये रॉक्स को इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अलग अलग वो देखेंगे। फिर कैसी इसकी क्रिस्टलाइजेशन, इसके भी ये आपने समझ लिया है ना क्रिस्टलोग्राफी। फिर इसका क्रिस्टलाइजेशन समझने में आपको मतलब टाइम नहीं लगेगा। उसके छोटे छोटे जो पार्टिकुलर्स रहते हैं उसको ग्रेन बोलते हैं, तो ग्रेन की साइज़ क्या होनी चाहिए ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। और बाद में ओरिजिन कैसे होता है इग्नियस रॉक का, वो तो अपन ने बात कर ही ली। तो ये सब रॉक के बारे में अपन जानेंगे, कौन कौन से रॉक जनरली इग्नियस रॉक होते हैं, कौन से मिनरल इसमें मिल सकते हैं ये देखेंगे रॉक में। फिर आएगा दूसरा आएगा सेडिमेंट्री रॉक, दूसरा इसी में टॉपिक आएगा सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स को जानेंगे कि भाई सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन, इसी में सेम बात करेंगे कि फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो फॉर्मेशन की चर्चा करेंगे इसके ऊपर। फिर क्लास्टिक नॉन क्लास्टिक एलिमेंट्स क्या रहते हैं, ठीक है। उसमें रॉक सेडिमेंट्री रॉक के कितने टाइप्स के हो सकते हैं। उसके बाद सेम अपन बात करेंगे सेडिमेंट्री बात होने के बाद मेटामॉर्फिक रॉक। ये सब बेसिकली अपन वो पहले ये भी समझेंगे, जैसे अपन मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, एक रॉक साइकिल समझेंगे पहले, ठीक है। रॉक साइकिल क्या होता है वो समझेंगे। उसके बाद ये सब मेटामॉर्फिक रॉक देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन मेटामॉर्फिक रॉक देखेंगे। तो ये सबसे मतलब कठिन पार्ट रहेगा रॉक में कि मेटामॉर्फिज्म आप जनरली लोगों को समझ में नहीं आता कि मेटामॉर्फिज्म होने के अलग अलग टाइप रहते हैं। देखो, एक इग्नियस रॉक रहता है ना, वो भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है, और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो भी मेटामॉर्फिक बन सकता है। तो उसके लिए आपको मेटामॉर्फिज्म समझना पड़ेगा। उसमें एक आता है वर्ड जिसको अपन बोलते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, वो क्या होता है वो देखेंगे। रीजनल मेटामॉर्फिज्म क्या होता है। कुछ ऐसे वोल्केनिक रॉक रहते हैं कि ज़मीन के अंदर ही मेटामॉर्फिज्म होगा, तो वो प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म कैसे होता है उसको कैसे पहचानते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फिज्म के बारे में हो गया। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लास्ट में अपन देखेंगे, जनरली लोग इसको पहला देख लेते हैं, ठीक है, इसीलिए समझ में नहीं आता है।
जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसमें क्या देखेंगे कि भाई डीप देखेंगे अपन, डीप किसको बोलते हैं, थोड़ा सा फोटो से दिखा होगा। स्ट्राइक किसको बोलते हैं, स्ट्राइक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फील्ड में कैसे रखते हैं। इसमें भी अगर बात करें तो एपेरेंट, जो अपन को ड्रिप, एपेरेंट ड्रिप जो दिखती है वो क्या रहती है, और ट्रू डिप वो क्या होता है, दोनों में क्या अंतर रहता है वो देखेंगे। ये डीप हो गई, उसके बाद इसमें आएगा फोल्ड आएगा, तो अलग अलग टाइप के फोल्ड रहेंगे, उसको देखेंगे। फोल्ड को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ये देखेंगे। फिर इसमें आएगा फोल्ड्स आएगा, ठीक है, इसमें फोल्ड्स आएगा। तो इसमें फोल्ड्स में, फोल्ड और फोल्ड में क्या डिफरेंट रहता है ये तो बेसिकली आपको बता ही दूंगा, बट इसमें भी क्लासिफिकेशन रहते हैं, तो इसका भी क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, मैं ऐसा लिख के कर रहा हूँ तो आप लोगों को, मेरे को लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ में ऐसा होगा तो आपको पेन और पेपर रेडी रखो और साथ साथ में नोट करते जाओ, ताकि आपका टाइम जो है वो बच सके। ठीक है, ये अपना बेसिकली जियोलॉजी के सिलेबस में अपन क्या क्या कवर करने रहने वाले हैं ना, वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो, फोल्ड हो गया, ये हो गया। फिर कुछ कन्फर्मिटी रहती है रॉक के अंदर, वो कन्फर्मिटी। और ये बेसिकली क्या है देखो, फोल्ड अलग अलग टाइप के अपन फोल्ड देखेंगे, अलग अलग टाइप के फोल्ड्स देखेंगे ना, तो इसमें लोग जनरली फोल्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के फोल्ड, ऐसे 15-20 तो टाइप के फोल्ड रहेंगे। तो उसमें से कुछ ऐसे रहेंगे जो बहुत कॉमन रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें सिमिलर रहेगी, कुछ एक आधा पॉइंट जो रहता है वो अलग रहता है, तो उसको अपन याद रखने की कोशिश करेंगे। हीट पॉइंट अपना क्या है, कैसे अपन उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। सेम अपन फोल्ड में भी सेम ऐसे ही उसको याद रखेंगे। फिर कन्फर्मिटी रहती है, तो कुछ कन्फर्मिटी के ऐसे रहते हैं ना, जो मतलब दिखती फोल्ड की जैसी है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी जैसे फोल्ड की रहती है ना वैसी रहती है, तो उसको भी कैसे पहचानेंगे वो भी देखेंगे। तो आपको बेसिकली थोड़ा सा इमेज के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश इसमें करूँगा। ठीक है, ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अपने होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। अनकन्फर्मिटी भी रहती है, तो उसको भी अपन साथ साथ में देखेंगे कि भाई इसमें एंगुलर अनकन्फर्मिटी क्या है, कन्फर्मिटी क्या है, नॉन कन्फर्मिटी किसको बोलते हैं। सो कुछ कुछ डिफरेंट है, वो सब अपन इसमें देखने की कोशिश करेंगे। और लगभग जो इसके बाद जॉइंट्स भी देख लेंगे साथ साथ में। ठीक है, इसके बाद जॉइंट्स भी देख लेंगे। तो जहाँ पे जॉइंट रहते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन, जैसे सीयर जॉइंट्स कैसे रहता है, टेंशन जॉइंट्स कैसे रहते हैं। ठीक है, उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन कैसे डिवाइड किया गया है। जैसे जॉइंट्स में भी एक आता है स्ट्राइक जॉइंट रहता है, डीप जॉइंट रहता है, ऑब्लिक जो फोल्ड रहता है, वैसे ऑब्लिक जॉइंट्स भी रहता है। तो ये कंफ्यूज नहीं हो और आप कैसे उसको याद रख सकते हो, वो अपन साथ में इसमें देखने की कोशिश करेंगे। चलो, आई थिंक कि मेरे हिसाब से जियोलॉजी में इतना कर लिया तो मोर देन इनफ है, और इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इतना आप देखो। ओके, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जो मैंने लिखी नहीं है, बट अपन सब उसमें लगभग आपका पेपर में जो पेपर के हिसाब से जो आना चाहिए, होना चाहिए, वो मैंने इसमें कवर कर दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना है, और मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में खास आपको जुड़ जाना है। थैंक यू सो मच।